जो सीटें हैं वो फेज 2 में है जहां पे बीजेपी कभी नहीं जीती। अगर आप देखें तो 102 सीटें ऐसी हैं पहले चरण में जहां पे बीजेपी कम से कम एक दफा जीती है। 40 सीटें हैं दूसरे फेज की जहां पर बीजेपी कम से कम एक दफा जीती है। 142 में से केवल 40 सीटें, जहां 3 चुनाव भी जोड़ दो तो बीजेपी कम से कम एक दफा जीती है। दूसरे चरण में 142 में से 102 सीटें तो ऐसी हैं जहां भाजपा कभी जीती ही नहीं है। जहां आप कभी भी नहीं जीते वहां जीतना ज्यादा मुश्किल है। एक बार जीते हो मतलब वहां का वोटर एक तरीके से तैयार है, उसने कभी ना कभी तो आपको 2019 से लेकर अब तक वोट दिया है। पहले चरण में 50 सीटें थी जहां पे बीजेपी कभी नहीं जीती थी। दूसरे चरण में जो कभी नहीं जीती सीटें वो डबल है, 102, यानी कि दूसरा चरण पहले चरण से ज्यादा मुश्किल है। इतिहास के आंकड़े यही बताते हैं। तो अब ऐसे में जीत का रास्ता आखिरकार क्या हो सकता है, उस पर एक अब नजर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही सबसे अहम सवाल है। मैं आपको दिखाता हूं बीजेपी का प्लान ए कि हम चुनाव अगर जीतना है तो बीजेपी किस रणनीति पे इस वक्त काम कर रही है। देखिए, प्लान ए है कि 142 सीटें हैं जहां पर कम से कम एक दफा बीजेपी जीती है 3 चुनावों में, तो उनको आप मजबूत सीटें मानेंगे। इनमें हम जोड़ देते हैं 6 ऐसी सीटें जहां पर 3 चुनावों में जो मार्जिन था बीजेपी के हारने का वो 6% से कम था। अगर आप 6% से कम पे हारो ना, 3% का स्विंग हो तो वो सीट आप खींच सकते हो। तो कम से कम 6 ऐसी सीटें, 142 में 6 जोड़ दो, 148 पे आ गए। 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 चुनावों में, 3 में से 2 चुनावों में जो गैप था वो 6% से कम था। यानी कि ये भी सीट है जहां पे बीजेपी फाइट में रही है 2 चुनावों में, तो उनको भी अगर आप जोड़ दो तो इन दोनों को जोड़ के बीजेपी की जीत का चांस, ऐसी सीटें जहां पे बीजेपी को लगे कि हमारी जीतने का चांस है, वो 164 हो जाती है। पर जिस सीट में जीतने का चांस, उसका ये मतलब नहीं कि 100 में से 100 कन्वर्ट हो जाएंगी। जीत का चांस मतलब 164 में अगर जीतने का चांस है, बहुमत के लिए चाहिए 148, तो हो सकता है कि बीजेपी बहुमत से कम पीछे रह जाए। तो ऐसे में प्लान 1 तो काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और सीटों पे काम करना पड़ेगा। सुनील बंसल हो, भूपेंद्र यादव हो, पिछले कई महीने से लगातार वो इसी तरीके से सीटों को बनाने की कोशिश करें कि वो बन जाए आपके लिए, ताकि पार्टी की निकल जाए वहाँ पे सीट। तो ये है प्लान 2। प्लान 2 में भी वही 142 सीटें हैं जहाँ पे कम से कम आप एक दफ़ा जीते हो 3 में। 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 6% से कम का गैप था। 16 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 2 चुनाव में 6% से कम का गैप था। लेकिन इससे नहीं होगा, बीजेपी कोशिश ये भी करेगी कि कम से कम जो 28 ऐसी सीटें जहां पे एक दफा 3 में आप 6% से कम के गैप पे हारे हो, वो भी रेस में आ जाएं। अगर उनको भी आप जोड़ देते हो तब जीत के चांस बढ़ जाते हैं 192 में। 192 में फिर जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो कंपेटिटिव रेस में रहते हैं और उनके जीतने के चांसेस रहते हैं। अगर 192 सीटों पर बीजेपी फाइट करती है तो हो सकता है कि जो 148 का बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा बीजेपी की टैली आ जाए। यह है प्लान 2। मनोज्ञा मुश्किल बहुत है, लेकिन जिस तरीके से सुनील बंसल हो, भूपेंद्र यादव हो, तमाम भाजपा, अमित शाह खुद हो, मोदी जी इतनी कैंपेनिंग खुद कर रहे हैं, बीजेपी के पास जितना भी असला बारूद था इस चुनाव में सब उन्होंने उतार दिया है पश्चिम बंगाल जीतने के लिए। जी, मैं तो कहूँगी रॉकेट और मिसाइल भी उतार दी गई है, क्योंकि उन्हें पता है ये डू और डाई है। पर यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। वो होते हैं जो पढ़ाई अच्छी करते हैं साल भर, और कुछ होते हैं जो लास्ट मिनट की तैयारी करते हैं। वर्तमान की जो टीम है जिसमें सुनील बंसल, आप कल्पना कीजिए 2022 से यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं और उन्होंने कभी तक 50 से ज़्यादा 294 सीटों के राउंड कर लिए होंगे। बैठकों का अगर दौर की बात करें तो संघ और संगठन के जो समन्वय की बात है वो इस कदर हुई है कि हर हफ्ते दोनों की बैठकें हुई हैं और लगातार हुई हैं, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, यहाँ तक कि विधानसभा स्तर पर, और उसके बाद उसके ऊपर लगातार टीम्स को बैठाना। आपको मैं अगर एक छोटे से आंकड़े बताऊं तो कम से कम 40 लोगों की टीम तो असम से आई हुई थी, जिसमें पीयूष हजारिका, अशोक सिंघल और इन सारे नामों को शामिल अगर किया जाए, जो जमीन पर लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी काम कर रहे थे। भूपेंद्र यादव लगातार ऊपरी स्तर पर अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनका इंटरेक्शन जमीनी स्तर पर उतना ही है, फीडबैक लेना और उसके बाद उस पर इमीडिएटली काम करना, जो कि पिछले चुनाव में मिसिंग था अगर इंफॉर्मेशन आती थी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं राहुल, जो इस चुनाव में हमें देखने को मिली वो है तृणमूल कांग्रेस से,
किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में ना तो शामिल किया गया और ना ही कोई हला बलू किया गया कि हम वहां से लेकर आए हैं। तो जो रामायण की बात होती है ना, कि रामायण में अगर रावण जिसके खिलाफ आप तीर चला रहे हैं, अगर रावण को ही अपनी सेना में शामिल करने तो रामायण खत्म हो जाती है। 21 में वही हुआ था। 26 में भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और उन्हें ये पता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसका नुकसान कई गुना ज्यादा होगा। तो रामायण लिखने की तैयारी जो टीम कर रही है वो बड़ी सुदृढ़ है। ये राज्य है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं। भाजपा को हमेशा ये लगेगा कि भाई हमारी सोच इस राज्य से निकल के आई है। ऐसे में एक हिस्टोरिकल आर्क में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना कितना जरूरी है? आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल ये एक ऐसी राज्य है जहां पर द कोर आइडिया ऑफ हिंदुत्व, अगर उसको आप भाजपा के आइडियोलॉजी से जोड़ रहे हैं, उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी, वीर सावरकर से नहीं। और बंगाल की जो अपनी एक सनातनी हेरिटेज है, हिस्ट्री है, ये सब नज़र में रखते हुए त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा जीतेगी तो ये एक हिस्टोरिक विन है। इट्स अ हिस्टोरिक इलेक्शन। राहुल, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इतना जो चर्चा हो रहा है SIR को लेकर, SIR के डिलीशंस कोई यूनिफॉर्म डिलीशंस नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1000 2000 ऐसा घटा, ऐसा नहीं है, बल्क में हुआ है। और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंतर्गत जो हुआ है, अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। भाई कोई अपना नाम दे रहा है, मेरा बाप का नाम XYZ है, अब पता चल रहा है XYZ का नाम, हाँ, 338 लोगों ने अपने बाप का नाम XYZ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसी इलाके से दे रखा है। इज इट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन? और अगर आप कम्युनिटी के संख्या से देखें तो यह भी सच है कि मुसलमानों का नाम सबसे ज्यादा घटा है। और मैं नहीं कह रहा कि सबके सब घुसपैठी हैं, ये हैं, लेकिन जो एक मेन चार्ज था कि हमारे वोटर लिस्ट में एक इम्प्योरिटी आ गई है इलीगल इमिग्रेंट्स की, उसको एड्रेस किया गया। निरंजन और नहीं, और ये लोग अगर आज वोट नहीं दे पा रहे हैं, इनके जो परिवार वाले हैं वो कोई भाजपा को वोट नहीं देंगे, वो TMC को वोट देंगे। लेकिन अगर इनका नाम कटता भी नहीं तो ये लोग TMC को ही वोट देते, वो भाजपा को नहीं देते। अगर तृणमूल चौथी दफा जीतती है तो देश की राजनीति के लिए आपके हिसाब से क्या मायने है? मेरे ख्याल से ममता बनर्जी ने तो ये ऐलान कर दिया है कि बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली की तरफ मुख करेंगे। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ऑपोजिशन के पार्टीज को अपनी लीडरशिप इशू को लेके सेटल करना पड़ेगा। वो चीज दोबारा पाएगा ममता के पक्ष में। राहुल गांधी तो मानेंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी के पक्ष में करने की जरूरत है, चुनाव अभी दूर है, लेकिन एक तरह से एक वर्किंग रिलेशन, नेचुरल लीडर बन जाती है विपक्ष, एक नेचुरल लीडर बन जाती हैं। और मेरे ख्याल से पार्टीज जो है, ऑपोजिशन पार्टीज, उनको सीख लेनी पड़ेगी कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को बाहर निकल जाने का मौका मिला, वो नहीं मिले, तो ताकि इकट्ठे बन के चले, ये जरूरी होगा ऑपोजिशन पार्टी। पर सतीश जी कभी माने, अगर तृणमूल जीत भी गई, कांग्रेस पार्टी थोड़ी मान लेगी कि ममता हमारी नेता है। हाँ, ये दोनों नहीं मानेंगी, है ना। कांग्रेस तो चाहेगी केजरीवाल हारे दिल्ली में तो कांग्रेस खुश, वहां पर एक तरह से देखा जाए ममता हारे तो कांग्रेस खुश, तो दोनों का मिलता है। बीजेपी बंगाल में तो कांग्रेस 3 में ना 13 में, 13 से 3 में आने में बहुत टाइम नहीं लगता। जब वेव की बात होती है तो आप इस चीज लीजिए, अगर बंगाल में बीजेपी हारती है तो मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्लाइन की शुरुआत होगी। वो क्यों? वो होगी जहां पे आप कभी जीते, आप कहीं सर 3 से 77 में पहुंचे, 77 से अगर 121 पार हो गया जो 2019 में था, वो कितनी बड़ी जीत है। ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी आप देखिए, ग्रोथ थी, वो डिक्लाइन कहां दिख रहा है? ग्रोथ थी, लेकिन 24 में ढुक भी तो हो गया। 24 के चुनाव में जो आप बढ़ रहे थे और ढक से नीचे चले, असेंबली इलेक्शन में पता चला, मैं 3 से 77 में पहुंचे। आपका जो डेटा भी तो 24 का डेटा दिखा रहा है लोकसभा का, तो आप ही के डेटा से ही लेके देख रहे हैं ना कि 24 का जो अगर डेटा है वोटिंग परसेंटेज का देखा जाए, जिसका आपने दिखाया है, उसके हिसाब से तो भाजपा कॉन्टेस्ट में, और मुझे कभी लगता ही नहीं है कि बंगाल में भाजपा हारेगी। आप ये चीज समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये असाधारण ऐतिहासिक चुनाव है। जब ही अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि इसमें लॉजिकली जो नाम XYZ दे देते हैं, तो फिर SIR लॉजिकल क्या है? व्हाई डू यू कॉल इट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? SIR का SIR कीजिए ना, कीजिए SIR का।
जब आपने पूरा झोंक दिया इसमें कि सब ठीक कर देना, सब ठीक कर देना, उसके बाद 27 लाख उड़ गए। ठीक है जय मृग, जो हमने प्लान 1 और प्लान 2 दिखाया भाजपा का जीतने का जो तरकीब है, उसमें मसला ये है कि जिन सीटों पे आप 6% से कम के गैप पे केवल एक चुनाव में हो, 3 में से एक, तो वो जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि भाई अगर 3 में एक दफ़ा हमारे लिए उस सीट पे वोट पड़ा है तो हम मेहनत करके खींच सकते हैं ये सीट। तो बेसिकली देखा जाए तो हर सीट को तैयार करने की, बनाने की, पकाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, देखो ये मतलब बिल्कुल हमने एक साइंटिफिक ग्रेडेशन ऑफ सीट्स किया है कि स्टार्टिंग विद द सीट्स यू नेवर वन, उसमें मोस्ट इजी लो हैंगिंग फ्रूट कौन सा है, तो ये था कि ऑल 3 इलेक्शंस लेस देन 6%। फिर हम आते हैं 2 चुनाव, तो 16 सीटें और बढ़ती हैं। फिर हम आते हैं और ओनली 1 इलेक्शन, तो आपकी 40 सीटें कुछ और बढ़ जाती हैं, 38 ऑड सीट्स, तो उससे जाके आपका 192 का आंकड़ा बनता है। देखिए अगर इसमें हम एक जो हमने एक सर का पहले एक प्रोग्राम में एनालिसिस किया था कि अगर 70-30 स्ट्राइक रेट जो है, जो प्लॉजिबल लग रहा है, इंपैक्ट रेशो मतलब सर के कटे हुए वोट में 70 तृणमूल के हो और 30 बीजेपी के सपोर्टर्स के हो। संजय कुमार जी ने भी 70-74 का रेशो काफी सोचने के बारे में बताया था उन्होंने। अगर हम वो ले तो वैसे भी अबाउट 83 सीट्स गेट इन टू प्ले। हम ये नहीं कह रहे वो जीतेगी, बट दे गेट इन टू प्ले। तो अगर वो 83 और 77 जोड़ते तो भी 160 होता है। तो चाहे हम सर के एंगल के से देखें या सर को एक तरफ छोड़ दे, केवल परफॉर्मेंस इन 3 इलेक्शंस देखें, एक 160 टू 192 और 194 एक प्लॉजिबल टारगेट रेंज लगता है किसी भी बीजेपी स्ट्रैटेजिस्ट के लिए। तो मेरा अभी भी मानना है कि जो भी उनके एस रणनीतिकार होंगे इस जोन पे जरूर फोकस करेंगे। दिस मस्ट बी देयर एक्सपेक्टेशन जोन आल्सो, 160 टू 192।